नमस्कार, स्वागत है आपका प्राइमेट 4। आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ अनुराग सिंह। प्राइमेट 4 में आज की बड़ी खबरें कौन सी है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूं। आज प्राइमेट 4 में हम आपको दिखाने जा रहे हैं कि कहां कहां मॉनसून का सितम देखने को मिल रहा है, कहां कहां सैलाब से बर्बादी हुई है। मैदान से लेकर पहाड़ तक की हर एक तस्वीर आपके सामने होगी। बात दूसरी बड़ी खबर की आपको दिखाएंगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में हिंदू लड़की की हत्या के बाद कैसे बवाल मच गया, और बवाल मचा तो लोग क्या कह रहे हैं, उनका रिएक्शन आपको सुनाएंगे। इसके अलावा आपको दिखाएंगे कि कैसे मेरठ में एक 6 साल की मासूम हैवानियत का शिकार होते होते बची। 6 साल की बच्ची हैवानियत का शिकार हो सकती थी। पूरी खबर आपको दिखाएंगे। साथ ही आपको दिखाएंगे कि एसआईआर पर तेजस्वी यादव ने किस दावे के बाद बिहार की राजनीति में सियासी भूचाल ला दिया है। पूरी खबर भी आपको समझाएंगे। ऑपरेशन महादेव के बाद ऑपरेशन महाशक्ति और अब ऑपरेशन अखल, इन तीनों ही अभियानों को इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस ने सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इस वक्त 3 तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर हैं। 28 जुलाई को जहां 3 आतंकवादी मारे गए थे, वहीं पुंछ में 2 आतंकियों को ढेर कर दिया गया। इधर कुलगाम में भी आतंकियों को मारा गया है। इंडियन आर्मी ने आतंकियों को लाउड एंड क्लियर मैसेज दिया है कि जो भी हिंद का दुश्मन होगा उसका अंजाम वो होगा जो इन 7 आतंकियों का हुआ है। और बड़ी खबर यह है कि कुलगाम एनकाउंटर में अब तक 2 आतंकी ढेर कर दिए गए हैं। लश्कर का आतंकी नाजिर डार अपने अंजाम तक पहुंच चुका है, यानी कि उसे जहन्नुम पहुंचा दिया गया है। सुरक्षा बलों की आतंकियों से मुठभेड़ अभी जारी है। कई और आतंकी छिपे हो सकते हैं, इस बात की आशंका जाहिर की जा रही है। यानी कि ऑपरेशन अभी चल रहा है और हो सकता है कि कई और आतंकी अभी सुरक्षा बलों के रडार पर हो सकता है कि उन्हें भी उनके अंजाम तक पहुंचा दिया जाए। दक्षिण कश्मीर के दिवसर अखाल इलाके में कल देर शाम से आतंकवादियों और सुरक्षा बलों के बीच मुठभेड़ जारी है। हम इस समय दिवसर में हैं और तस्वीरों के माध्यम से आप देख सकते हैं इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस की जो स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप है वो इस ऑपरेशन में शामिल हो चुकी है। भारतीय सेना, जम्मू कश्मीर पुलिस और सीआरपीएफ की तरफ से इस ऑपरेशन को कल देर शाम जो है शुरू किया गया था। एक स्पेसिफिक जानकारी सुरक्षा बलों के पास थी कि 2 से 3 आतंकवादी इस अखाल इलाके में छुपे बैठे हैं और उसके बाद ही इस ऑपरेशन को शुरू किया गया। और हमने देखा कि कल देर शाम से ही लगातार दोनों तरफ से गोलाबारी चल रही थी और अब जाके जो है इस ऑपरेशन में स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप के जवान भी जो है उनको शामिल किया गया है। ये ऑपरेशन कल देर शाम से ही चल रहा था। सुरक्षा एजेंसियों के पास इस तरह की जानकारी थी कि 2 से 3 आतंकवादी, जिसमें 2 आतंकवादी पाकिस्तानी हो सकते हैं, उनके छुपे होने की खबर थी और उसके बाद ही सर्च एंड कॉर्डन ऑपरेशन शुरू किया गया था। और उस ऑपरेशन में जो आतंकवादी है उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस पे गोलियां चलाई, जिसकी जवाबी कार्रवाई दी गई और लगातार वो कार्रवाई अभी भी जारी है। आज सुबह भी लगातार दोनों तरफ से गोलियां चली हैं। फिलहाल इस पूरे इलाके को कॉर्डन ऑफ किया गया है और जो भी जो है रास्ते इस एनकाउंटर स्पॉट की तरफ जा रहे हैं उनको फिलहाल सुरक्षा बलों ने सील किया है। किसी भी सिविलियन या किसी भी व्यक्ति को फिलहाल एनकाउंटर स्पॉट यानी अखाल की तरफ जाने की अनुमति नहीं दी जा रही है और इस बीच ये ऑपरेशन जारी है। आगे बढ़ते हुए बात बिहार विधानसभा चुनाव की करते हैं। चुनाव होने वाले हैं, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वो चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। से लेकर पहाड़ तक मानसून का सितम इन दिनों देखने को मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान में कहिए कि बर्बादी और तबाही नजर आ रही है। उत्तराखंड, हिमाचल, ये वो पहाड़ी राज्य हैं जहां पर स्थिति कुछ ऐसी है कि लोगों की जिंदगी बचाना बहुत मुश्किल हो गई। पहाड़ टूट कर गिर रहे हैं तो मैदानी इलाकों में सैलाब सब कुछ बहा ले जाने पर आमादा है। ये उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। इस वक्त चमोली के जोशीमठ में जबरदस्त लैंडस्लाइड के दौरान डैम साइट पर काम चल रहा था और अचानक ये लैंडस्लाइड हुआ तो तकरीबन 200 मजदूर जो काम में लगे हुए थे वो फंस गए। भूस्खलन के बाद आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर, ये उत्तराखंड के चमोली की तस्वीरें हैं जहां पर आप देखें कि पहाड़ का हिस्सा कैसे भरभरा कर गिर गया। लगातार बारिश हो रही थी और उसके बाद ये भीषण लैंडस्लाइड हुई है। यहां आसपास तकरीबन 200 मजदूर काम कर रहे थे जो फंस गए। ये तस्वीरें आपके सामने टीवी स्क्रीन पर। मैं आपको जरा इन तस्वीरों को समझाने की कोशिश करता हूं क्या हुआ और कैसे पहाड़ी इलाकों में लैंडस्लाइड ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। आप इस तस्वीर को देखकर समझ पाएंगे। ये देखिए, यहां पर श्रृंखलाबद्ध, चरणबद्ध तरीके से पहाड़ों से बोल्डर्स नीचे आ रहे हैं। आप देखिए, बड़े बड़े पत्थर जो हैं वो
नीचे की ओर आ रहे हैं और इसके बाद नीचे कैसे अफरा तफरी मची हुई है। यहाँ जो लोग मौजूद हैं जान बचाने के लाले पड़ गए थे, जो इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखा जा सकता है। ये उत्तराखंड के चमोली की तस्वीर है। यहाँ पर पास में जो साइट थी वहां पर मजदूर काम कर रहे थे और उसी दौरान ये भीषण लैंडस्लाइड होने लगी। एक बार जरा तस्वीरों को अगर आप गौर से देख रहे होंगे तो आपको समझ में आ रहा होगा कि कैसे पहाड़ भरभरा कर नीचे आ रहा है। लगातार बारिश के बाद पहाड़ अंदर से खोखले होते जा रहे हैं और उसके बाद ये सूरत जिसमें आप देख रहे हैं कि कैसे एक बड़ा हिस्सा पहाड़ का लैंडस्लाइड की चपेट में आया। हालांकि लोग सुरक्षित है, जो राहत की बात है। रास्ता खोलने का काम जारी। ये उत्तराखंड की स्थिति आपने देख ली, लेकिन कुछ ऐसा ही हाल एक और पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश का है। यहां कुल्लू में मूसलाधार बारिश हुई। सैलाब में बलाधी गांव में बना पुल बह गया। ये पुल बहने की तस्वीर इस वक्त टीवी स्क्रीन पर आपके सामने। पुल बहने के बाद गांव में आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई है। भारी बारिश के चलते कई जगहों पर सड़कें धंस चुकी हैं। लोगों के लिए मुश्किलें कई गुना बढ़ गई हैं। अधिकतर जिले इस वक्त हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश की मार झेल रहे हैं। कहीं सड़कें धंस रही हैं तो कहीं पुल सैलाब की चपेट में आ चुके हैं। बादल फटने की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं, जो कि बहुत ज्यादा मुश्किलों में डाल रही है लोगों को। मौसम विभाग की माने तो अभी ये आफत थमती नहीं दिख रही है। आज भी मौसम विभाग की ओर से 5 जिलों के लिए बारिश का येलो अलर्ट जारी किया। इनमें बिलासपुर, मंडी, सोलन, शिमला, सिरमौर शामिल है। और जब बारिश होती है तो क्या होता है, जरा कुल्लू की तस्वीर आप देख लीजिए। यहां पूरा का पूरा पुल बह गया इस सैलाब में। मैं आपको जरा तस्वीरें दिखाने की कोशिश करता हूं। ये कुल्लू की तस्वीर है। यहां कई इलाकों में मजबूत सड़कें धंस गई। पहले ये तस्वीर आप देख लीजिए। यहां सैलाब की चपेट में आने से पुल कैसे इस पानी के साथ बहता चला गया, आप इस तस्वीर में देख सकते हैं। ये एरो जो हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें आप देखें कितना तेज बहाव है। लोगों का खड़ा हो पाना यहां बहुत मुश्किल है और जो लोगों की सुविधा के लिए पुल था वो तो बहता हुआ चला गया किसी तिनके की तरह। ये सड़कों का हाल देख लीजिए। कुल्लू की सड़कें इन दिनों इसी तरीके से आपको टूटी फूटी नजर आएंगी, क्योंकि जबरदस्त बारिश हुई है और उसके बाद जो सड़क धंसी उसने लोगों की मुश्किलें कई गुना बढ़ा दी हैं। सबसे चिंता की बात यह कि अभी अगले कुछ दिन भारी बारिश का दौर जारी रह सकता है। 5 जिलों के लिए येलो अलर्ट हिमाचल प्रदेश में जारी किया गया है। अब आपको कांगड़ा की तस्वीर दिखाते हैं। यहां लैंडस्लाइड के चलते पहाड़ का एक बड़ा सा हिस्सा सड़क पर आ गया। हिमाचल के कांगड़ा में मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है और इसी बीच कांगड़ा होशियारपुर नेशनल हाईवे पर बातू पुल के पास जबरदस्त लैंडस्लाइड हुई। सड़क पर पहाड़ का मलबा आ गया। आवाजाही पूरी तरह से बंद हो गई। स्थिति यह है कि राहत बचाव कार्य युद्ध स्तर पर चलाया जा रहा है, क्योंकि ये नेशनल हाईवे का हिस्सा है और ये बंद हो गया तो फिर लोगों के लिए बहुत मुश्किलें खड़ी हो जाएंगी। पूरा हाल है 4 लेन का। मैं आपको ये तस्वीर भी दिखाने की कोशिश करता हूं। बिग बॉल पर जरा तस्वीरें देखिए। ये आप अगर देख रहे हैं कि पहाड़ों से कैसे मलबा नीचे आ रहा है और उसमें कितने बड़े बड़े पत्थर, चट्टान के कितने बड़े बड़े हिस्से जो हैं वो ऐसे ही नीचे आ जा रहे हैं। राहत की बात यह है कि जितनी भी अभी लैंडस्लाइड की तस्वीरें ताजा हिमाचल प्रदेश से आई है, इसमें किसी तरह की कोई जनहानि नहीं हुई, कोई इंसान इसकी चपेट में नहीं आया। लेकिन जरा सोचिए, इतने बड़े बड़े पत्थरों की चपेट में अगर कोई आ जाए तो उसका क्या हो सकता है। और फिर एक डर लोगों के मन में लगातार बना हुआ है कि कब पहाड़ का कौन सा हिस्सा सड़क पर आ जाएगा और किसको अपनी चपेट में ले लेगा। ये एक बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। लोगों से भी एहतियात बरतने की अपील की जा रही है। इन सबके बीच हमीरपुर की तस्वीर दिखाते हैं। यह हमीरपुर उत्तर प्रदेश का हमीरपुर है। यमुना और बेतवा नदी यहां उफान पर है। हालात किस कदर भयावह है ये तस्वीरों के जरिए समझिए। पूरा का पूरा गांव पानी में समा चुका है। छतों पर चढ़कर लोग अपने आशियानों को जल समाधि लेते हुए देख रहे हैं। हालात कितने खराब हैं आप इन तस्वीरों में देखिए। लोगों की पहली मंजिल तक तकरीबन पानी पहुंच चुका है। लोगों को निकालने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाना पड़ा और रेस्क्यू ऑपरेशन के नाव के जरिए पूरा किया जा रहा है। ये देखिए तस्वीरें। हमीरपुर में यमुना और बेतवा का रौद्र रूप धारण कर चुकी हैं। हमीरपुर की जो बेतवा नदी है वो 3 मीटर खतरे से ऊपर चल रही है और जो बेतवा नदी है वो 2.5 मीटर खतरे से ऊपर चल रही है। मैं इस समय मौजूद हूँ हमीरपुर जनपद के काजियाना मोहल्ले पे। यहाँ पर जो नदी का पानी है लोगों के घरों में भर चुका है। मैं कैमरामैन से चाहूँगा कि वो दिखाए कि किस तरीके से लोग यहाँ पर छत पे मौजूद हैं और लोगों के जो मकान हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। लोगों का जो पहला खंड है वो पूरी तरह से डूब चुका है। लोग अपनी अपनी छतों में बैठे हुए हैं
और अपना जीवन यापन कर रहे हैं। मेरे पीछे देख रहे होंगे कि पूरे जो नीचे के खंड हैं वो पूरी तरह से जलमग्न हो चुके हैं। इस तरफ भी दिखाऊंगा कि जो नीचे के खंड है वो पूरी तरह से डूब चुके हैं। लोग अपनी अपनी छतों में बैठकर जीवन यापन कर रहे हैं और यहाँ का जो जिला प्रशासन है उसका दावा है कि राहत शिविर केंद्र में वो जो गौवंश हैं और जो निचले इलाके के जो ग्रामीण हैं उनको लगातार शिफ्ट कर रही है। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर की तस्वीर आपने देख ली। अब मैं आपको धर्मनगरी काशी की तस्वीर दिखाने जा रहा हूं, जहां मां गंगा का रौद्र रूप लोगों को डरा रहा है। गंगा जी के पानी ने अब घाटों को छोड़कर रिहायशी इलाकों का रुख करना शुरू कर दिया है। गंगा जी का जलस्तर बेतहाशा बढ़ रहा है। हमारे सहयोगी आशुतोष सिंह ग्राउंड जीरो से रिपोर्टिंग कर रहे हैं, उनकी रिपोर्ट आप देखिए। धर्मनगरी काशी में गंगा की लहरें अब डराने लगी हैं। मां गंगा का प्रचंड रूप इस वक्त दिखाई पड़ रहा है और गंगा में आई बाढ़ सन 1978 के विनाशकारी जो बाढ़ थी उसके रिकॉर्ड को तोड़ने पर आमादा है। और इन सब के बीच में हमारी मौजूदगी काशी के प्रसिद्ध नमो घाट पर है और यहाँ की तस्वीरें हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि सूर्य नमस्कार को समर्पित ये जो 3 आकृतियां आप देख रहे हैं वो पानी में धीरे धीरे समाहित होने लगी हैं, गंगा की आगोश में जा रही हैं। और इसके ठीक बगल में ये जो बड़ी सी स्टैचू है, जो प्रतिमा है, वो भी अब धीरे धीरे पानी में समाहित होने लगी है। तो आप समझ सकते हैं कि किस तरह जो गंगा की लहरें हैं वो धीरे धीरे अब रौद्र रूप लेती जा रही है। सामने आप ये देखिए कि ये राजघाट का पुल है और इस पुल के जो जितने पिलर्स आप देख रहे हैं वो 1/3 जो उसका हिस्सा है वो पानी में डूब चुका है। तो जो गंगा में जो बाढ़ है वो अब धीरे धीरे विकराल रूप लेता जा रहा है और माना यह जा रहा है कि अगले 24 घंटे बेहद महत्वपूर्ण है, क्योंकि गंगा का जलस्तर लगातार 3 से 4 सेंटीमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से बढ़ रहा है। यानी आने वाले 24 घंटे के दौरान जो खतरे का जो निशान बताया जाता है उसको पार करते हुए गंगा अपने सबसे पीक की ओर जाएगी। यानी 1978 में लगभग 73.2 मीटर के आसपास जो गंगा का जलस्तर रिकॉर्ड किया गया था और अब उस जो स्तर है उसके बिल्कुल करीब धीरे धीरे गंगा पहुंच रही हैं। तो माना यह जा रहा है कि आने वाले दिन बनारस के लिए खतरे भरे हो सकते हैं। ये बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी की तस्वीर आपने देख ली। अब आपको पश्चिम बंगाल की तस्वीर दिखाते हैं। यहां भी हालात डरा देने वाले हैं। मूसलाधार बारिश के बाद जमीन धंसने की घटना सामने आई। आलम ऐसा कि सड़कें लैंडस्लाइड की भीड़ चढ़ने लगी है। ये तस्वीर आपके सामने पश्चिम बंगाल के कलिंगपोंग की ये तस्वीर है। मिट्टी धंसी तो सड़क का एक बड़ा हिस्सा खाई में समा गया। इसके चलते आवाजाही को बंद करना पड़ा। तस्वीर आपके सामने और कितना बड़ा गड्ढा है आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। अब आपको मैं ये तस्वीर थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं कि कितना बड़ा गड्ढा है और यहां लोगों की मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं। ये कलिंपोंग की तस्वीरें हैं और यहां पर आप देखें ये सड़क जो कि मजबूत सड़क थी, यहां से गाड़ियों की आवाजाही होती थी। आप देखें कि बारिश के बाद कैसे एक बड़ा सा हिस्सा, मतलब अगर कोई पहली नजर में देखे तो ऐसा लगेगा ये कुआं है। ये सड़क के बीचों बीच बना हुआ कुआं दिख रहा है और ये लैंडस्लाइड हुआ, ये सड़क धंसने की घटना सामने आई और सड़क का सिर्फ एक ये इतना सा हिस्सा जो है वो बच पाया है। अगर आप देखेंगे ये मेन सड़क है और इसका बहुत थोड़ा सा हिस्सा बच पाया। यही वजह है कि यहां से गाड़ियों की आवाजाही को रोक दिया गया है। फिलहाल एहतियातन सारे कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन अगर बारिश का दौर ऐसे ही चलता रहा तो हो सकता है कि इस तरह की तस्वीरें और देखने को मिले। ये पश्चिम बंगाल की तस्वीर आप देख रहे थे, कलिंपोंग की तस्वीर थी। अब आपको पश्चिम बंगाल के बांकुड़ा की तस्वीर दिखाते हैं। आसमान से बरसती बारिश की वजह से मुश्किलें कैसे बढ़ गई हैं इन तस्वीरों में आप देखिए। कई इलाके बाढ़ की चपेट में हैं, कई इलाके पानी में पूरी तरह से समा चुके हैं। कई घरों को नुकसान पहुंचा क्योंकि घरों के अंदर भी पानी दाखिल हो रहा है। यह तस्वीर आपके सामने बांकुड़ा की। बुलडोजर एक्शन, जहां 3 अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया है। सरकारी जमीन पर यह अवैध मजारें बनी हुई थी। भारी संख्या में पुलिस फोर्स की मौजूदगी है और उनकी मौजूदगी में ही यह कार्रवाई की गई। दरअसल कॉर्बेट सिटी रामनगर में धामी सरकार ने बुलडोजर एक्शन लिया। 3 अवैध मजारों को ध्वस्त किया गया है। इसमें एक मजार सरकारी स्कूल की जमीन पर बनाई गई थी। उत्तराखंड में अब तक सरकारी जमीन पर बनी 541 अवैध मजारों को जमींदोज किया जा चुका है और यह कार्रवाई अभी और आगे जारी है। सरकार ने इस बात का जिक्र किया गया कि इस शख्स की पत्नी किसी और के साथ रिलेशनशिप में थी और उसके चलते उसने आत्महत्या कर ली। जानकारी जो मिल रही है उसके मुताबिक शख्स ने पहले 2 अपने बच्चों को जहर दिया और फिर उसके बाद खुद भी आत्महत्या कर ली।
जिस डायरी का जिक्र हमने किया वो जब पुलिस के हाथ लगी तो पुलिस ने इस मामले को डिकोड किया और अब पत्नी और उसके बॉयफ्रेंड को गिरफ्तार कर लिया गया। साथ ही पुलिस ने मोबाइल चैट और बरामद डायरी के आधार पर आगे की कार्रवाई को और बढ़ाया। पुलिस स्टेशन के अटवा लाइन एरिया में जिला पंचायत क्वार्टर्स में एक व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया था। उससे पहले 2 बच्चों की भी मौत हो गई थी वहीं पे। तो तपास में पता लगा कि अल्पेश भाई कांति भाई सोलंकी है, ये 41 ईयर ओल्ड है और पीटी टीचर तरीके डिंडोली के स्कूल में ये काम करते हैं और इन्होंने पंखे से लटक के और सुसाइड कर लिया। उससे पहले इनके 2 बच्चे हैं, एक 7 साल का और एक 2 साल का। उन दोनों को भी जहरीली दवा जो रेड किलर आता है वो पिला के उनकी भी मौत कर दी गई। अब मैं आपको बहुत जल्दी से इस पूरे मामले को समझा देता हूं। पति पत्नी और वो के चक्कर में 2 बच्चों की भी जान चली गई और जो पति था उसने भी अपनी जान दे दी है। मैं आपको एक एक करके बिंदुवार इस पूरी घटना को समझाता हूं। दरअसल 10 साल पहले अल्पेश फाल्गुनी इन्होंने लव मैरिज की थी। मरने वाले शख्स का नाम अल्पेश है, उनकी पत्नी थी फाल्गुनी। जिला पंचायत में क्लर्क के पद पर फाल्गुनी काम कर रही थी। 4 साल पहले नरेश राठौर नाम के एक शख्स से फाल्गुनी की मुलाकात हुई थी और जो मरने वाला शख्स है अल्पेश, उसने दावा किया कि इसी नरेश के साथ दोनों के बीच प्रेम संबंध चल रहा था। अफेयर का खुलासा हुआ तो अल्पेश ने अपनी पत्नी को समझाने की कोशिश की, अपने बच्चों तक का हवाला दिया था। अल्पेश के शव के पास से पुलिस को जो डायरी मिली उसके जरिए यह बात पता चली कि पत्नी की बेवफाई के चलते अल्पेश ने जान दी। अल्पेश ने पत्नी के अफेयर का जिक्र इस डायरी में साफ और खुलकर किया है। जब ये डायरी पुलिस के हाथ लगी तो पुलिस ने इस बेवफा पत्नी और उसके आशिक को गिरफ्तार कर लिया है और आगे की कार्रवाई जो है वो की जा रही है। और चलिए खबरों में आगे बढ़ते हुए अब आपको खबर गुजरात के अरवल्ली से दिखाते हैं। आपको याद होगा कुछ दिन पहले ही प्रज्वल रेवन्ना को पुलिस ने पकड़ा था। अश्लील वीडियोस और रेप के आरोप में इन्हें गिरफ्तार किया गया था और अब प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद की सजा सुनाई गई। इधर मुंबई से कोलकाता की फ्लाइट में एक यात्री को थप्पड़ जड़ने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो इंडिगो फ्लाइट का बताया जा रहा है। हैरान करने वाली बात यह कि अचानक तबीयत बिगड़ने पर यात्री अपनी सीट पर खड़ा ही हुआ था। यह खबर आग की तरह फैल गई। ये सुनिए क्या कह रही है साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर। मैंने अपने लिखित में सब कुछ दिया है और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और हमारे इंद्रेश जी का है और मैं कुछ नाम अभी भूल रही हूँ तुम लोगों की सब भीड़ के कारण, लेकिन बहुत सारे नाम उन्होंने ऐसे लिए हैं। राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है और भी कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रही हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई। मुझे सुसरूसा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मैं गुजरात में रहती थी इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला। खबर बिहार की सियासत से जुड़ी हुई, जहां कुछ ही महीने बाद विधानसभा चुनाव होने हैं। हर मुद्दे को विपक्ष यहां भुनाने की कोशिश में है और उन्हीं मुद्दों में से एक मुद्दा है वोटर्स वेरिफिकेशन का मुद्दा। इसे लेकर सूबे में सियासी घमासान जारी है। बिहार से लेकर दिल्ली तक चुनाव आयोग निशाने पर है विपक्ष के और संसद से लेकर विधानसभा तक प्रदर्शन किए जा रहे हैं। इस वक्त की खबर यह है कि आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने बड़ा दावा किया, वोटर लिस्ट से मेरा नाम काटा गया। तेजस्वी यादव ये कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि अब मैं चुनाव कैसे लड़ूं? भाई एक नियम यह है कि अगर आप चुनाव लड़ते हैं तो आपका बतौर वोटर होना भी जरूरी है।
और इसी बात को लेकर तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं कि जब मेरा नाम कट गया तो मैं चुनाव कैसे लड़ूं। सुनिए तेजस्वी यादव क्या आरोप लगा रहे हैं। ये एप्लीकेशन है, मेरा भी नहीं है, हम चुनाव कैसे लड़ेंगे? अभी तो देखिए, ये चुनाव आयोग का एप्लीकेशन है और मेरा EPIC नंबर हमने इसमें डाला है। EPIC नंबर अगर आप चाहें तो हम बता भी दें। RAB29162120 इसमें कैप्चा आता है। हाँ, अच्छा आ रहा है। अब हम डालते हैं। क्या नीचे लिख रहा है देखिए। What does it mean? हाँ, चुनाव लड़ने के लिए आपको बूथ वोटर बनना चाहिए, बिहार का वोटर होना चाहिए, तब जाकर के आप चुनाव लड़िएगा। आरजेडी नेता तेजस्वी यादव की तरफ से जो वोटर लिस्ट से नाम काटे जाने का दावा किया गया था उसे चुनाव आयोग ने खारिज कर दिया। इलेक्शन कमीशन ने प्रेस रिलीज करके यह बताया कि तेजस्वी का नाम वोटर लिस्ट में बरकरार है, उनका नाम हटाया नहीं गया, बल्कि आयोग की तरफ से बताया गया कि तेजस्वी यादव का नाम बूथ नंबर 204 की वोटर लिस्ट में 416 नंबर पर दर्ज है। पहले उनका नाम मतदान केंद्र संख्या 171 पर था और इसे अब अपडेट किया गया है। लेकिन पहले वाले पर ही तेजस्वी यादव जब अपना वोटर आईडी में नाम ढूंढ रहे थे तो उन्हें जब नहीं मिला तो उन्होंने बड़ा आरोप लगाया कि उनका नाम चुनाव आयोग ने SIR के तहत बिहार की वोटिंग लिस्ट से काट दिया है। अब बात उत्तराखंड की करते हैं। एक बार फिर से बीजेपी का परचम यहां पर लहराया गया है। ग्राम पंचायत से लेकर जिला पंचायत चुनाव में कमल खिला है। आपको यह रिपोर्ट दिखा दें। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में पिछले 4 सालों में उत्तराखंड में कई रिकॉर्ड ध्वस्त हुए हैं तो कई नए रिकॉर्ड भी बने हैं। लेकिन त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में उत्तराखंड की जनता ने बीजेपी की झोली सीटों से भर दी है। प्रधानमंत्री मोदी का विजन और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का विकास मॉडल आज भी जन जन के बीच गूंज रहा है। ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत तीनों स्तरों पर बीजेपी को भारी जीत मिली है। ये वही उत्तराखंड है जिसने साल 2022 में एक मिथक तोड़ा था, जब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में बीजेपी ने लगातार दूसरी बार बहुमत से सरकार बनाई थी। लोकसभा चुनाव हो, विधानसभा चुनाव, निकाय चुनाव या फिर अब पंचायत चुनाव, हर बार जनता ने कमल के फूल को ही चुना है। ये भरोसा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीतियों पर और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के तेज, पारदर्शी और संवेदनशील नेतृत्व पर। स्वरोजगार का विस्तार हो या महिलाओं के लिए सुरक्षा, सशक्तिकरण और स्वावलंबन योजनाएं या फिर भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की पॉलिसी हो। बात अगली खबर की। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की पीडीए पाठशाला को लेकर विवाद बढ़ता जा रहा है। भदोही, कानपुर समेत उत्तर प्रदेश के कई शहरों में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता पीडीए की पाठशाला चला रहे हैं। कईयों के खिलाफ केस तक हो चुका है तो कईयों पर कानूनी कार्रवाई की तलवार इस वक्त भी लटक रही है। समाजवादी पार्टी की तरफ से बच्चों की शिक्षा पर गजब की सियासत चल रही है। एक एक सब्जेक्ट का समाजवादीकरण कर दिया गया। ए फॉर एप्पल की जगह ए फॉर अखिलेश पढ़ाया जा रहा है। अ से अनार वाला कॉन्सेप्ट ही खत्म कर दिया गया। अ से अखिलेश वाली थ्योरी अब सामने रखने की कोशिश की जा रही है। मतलब हद हो चुकी है। आप भी सोच रहे होंगे कि ये चल क्या रहा है। आपको एक एक चीज बहुत विस्तार से समझाएंगे, लेकिन उससे पहले आप ये जरा 2 तस्वीरें देख लीजिए कि कैसे समाजवादी पार्टी ने पीडीए की पाठशाला खोल दी। लेकिन मीडियम बदला है, सोच नहीं। कल इंग्लिश मीडियम पीडीए पाठशाला का वीडियो आया तो आज हिंदी मीडियम पीडीए पाठशाला का वीडियो आ गया। अब ये जो हिंदी मीडियम वाला वीडियो आया इसमें ये पता चला कि अ से अनार नहीं होता, अ से अखिलेश होता है और आ से आजम पढ़ाया जा रहा है बच्चों को हिंदी वाले पीडीए की पाठशाला पे। इस बीच बड़ी खबर आपको बता दें, सीतापुर से खबर है। यहां पीडीए की हिंदी मीडियम पाठशाला की तस्वीर सामने आई। पीडीए की क्लास को लेकर पॉलिटिक्स तेज हो गई है। अब अल्फाबेट छोड़ दीजिए, बच्चों को कविता भी प्योर पॉलिटिकल सिखाई जा रही है। मछली जल की रानी है, ये कविता नहीं सिखाई जा रही, अब पॉलिटिकल कविता सिखाई जा रही है बच्चे। खाओ अखिलेश यादव को फिर से लाओ, आज से आम का पेड़ लगाओ, आजम खान को छुड़ाओ।
ई से इमली होती खट्टी, बीजेपी की होगी छुट्टी, ई से ईख की चीनी मीठी, समाजवाद की राह है सच्ची, उसे उल्लू रात में आए, भाजपा जुमला फैलाए, उसे ऊंट रेगिस्तान में चलता, भाजपा का नेता अपनी हर बात से पलटा, री से ऋषि हैं ज्ञान के साधक, भाजपा झूठी प्रचारक। छोटे बच्चे हैं, उम्र महज 5-6 साल होगी, लेकिन इनको बीजेपी समाजवादी पार्टी से क्या लेना देना। लेकिन कविता पढ़ाई जा रही है समाजवादी वाली। ये आज का वीडियो है, लेकिन कल वाला वीडियो देखेंगे तो वो आपको दिखेगा कि ये तो और गजब है। आपको देखना चाहिए, तब आपको समझ में आएगा कि पीडीए की पाठशाला में हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों कैसे नेक्स्ट लेवल तक पहुंच चुके हैं। अब आपको पीडीए पाठशाला की कल और आज दोनों की थ्योरी समझाते हैं। कल अंग्रेजी मीडियम वाली पीडीए पाठशाला आई थी, आज हिंदी मीडियम वाली आ गई। जरा बिग बॉल पर देखिए, पीडीए पाठशाला में कल और आज में क्या मिला। ए फॉर एप्पल नहीं, बल्कि ए फॉर अखिलेश होता है ये इंग्लिश मीडियम वाली पाठशाला में। इंग्लिश मीडियम वाली पाठशाला में बी फॉर बॉल नहीं होता, बाबा साहेब आंबेडकर होता है। सी फॉर कैट नहीं होता, चौधरी चरण सिंह होता है। ये पीडीए की अंग्रेजी वाला पाठशाला का बता रहे हैं। डी फॉर डॉल नहीं होता, बल्कि डी फॉर डिंपल यादव होता है। एम फॉर मैंगो नहीं होता, एम फॉर मुलायम सिंह होता है। ये पीडीए की पाठशाला में अंग्रेजी वर्जन में ये सिखाया जाता है। ये कल तस्वीरें सामने आई। आज जो तस्वीरें आई हैं उसमें हिंदी की क्लास लगी। तो इसमें जो हिंदी की क्लास लगी, इसमें अ से अनार नहीं पढ़ाया गया, अ से पढ़ाया गया अखिलेश भाई। अखिलेश सबसे बड़े नेता हैं, तो ए से अखिलेश भी पढ़ाया जा रहा है, अ से अखिलेश भी पढ़ाया जा रहा है। आज हिंदी की क्लास लगी तो आ से आम नहीं पढ़ाया गया बच्चों को, आ से पढ़ाया गया आजम। ई से आगे क्या इकरा हसन पढ़ाएंगे क्या? सवाल यह है। ड से आगे क्या डिंपल यादव पढ़ाने की प्लानिंग है क्या हिंदी की पाठशाला में? म से क्या मुलायम सिंह यादव को पढ़ाएंगे क्या? स से क्या सिर्फ समाजवादी पार्टी पढ़ाई जाएगी क्या? यह हिंदी की पाठशाला को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। अब आने वाला कल क्या होगा? हो सकता है मैथ्स की क्लास लगे पीडीए की पाठशाला में, तो समझिए क्या हो सकता है। 1 से गिनती शुरू होगी। बच्चा पूछेगा 1 से गिनती क्यों होती है? हो सकता है ये पढ़ाया जाए, तो ये बोला जाएगा कि 1 को अखिलेश का जन्मदिन होता है, 1 तारीख को अखिलेश यादव का जन्मदिन आता है, और हो सकता है कि इसी तरीके से बच्चों को ये पढ़ाया जाए। मतलब पढ़ाई को भी समाजवादीकरण में कैसे बदला जा रहा है, आप पीडीए की पाठशाला से आसानी से समझ सकते हैं। इन सबके बीच जब अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जो है सही है, ये गलत थोड़ी है। देखिए साहब, जो पढ़ाई के क्षेत्र में बदलाव शुरू हुए थे समाजवादी सरकार ने, सब बंद कर दिया। शिक्षा पे इन्हें ध्यान नहीं है, इन्हें ध्यान है कि वोट कहां पड़ेगा। ये तमाम स्कूल वो बंद किए जहां पर बूथ बनते थे और समाजवादी पार्टी जीतती थी। ये पॉलिटिकल डिसीजन है। आप विकसित भारत कैसे बना पाओगे अनपढ़ों के साथ? जो पढ़े लिखे नहीं होंगे विकसित भारत बना दोगे? विश्व गुरु का यही है कि आप पढ़ाई छीन लो गरीबों से। इसमें सब पीडीए के लोगों के साथ भेदभाव हो रहा है, इसीलिए पीडीए पाठशाला चल रही है। मैं बधाई देना चाहता हूं जो भी कार्यकर्ता हैं, कम से कम ए फॉर सीख तो रहे कुछ। ए फॉर एप्पल पढ़ाएं, ए फॉर एरोप्लेन पढ़ें, ए फॉर किसी नाम पढ़ें, आर फॉर रमन पढ़ें, तो उससे क्या फर्क पड़ता है? आपकी संसद में रो रो कर लोगों ने कहा कि भाई भारत ने ठोक दिया। ऐसी कौन सी जिंदगी की लड़ाई आपने पड़ी हो पाकिस्तान की जिसमें पाकिस्तान जीता हो? जनाब का पानी, जहन्नम का पानी जब रुकेगा ना, तो पाकिस्तानियों के लिए चुल्लू भर पानी भी नहीं होगा डूबने के लिए। कभी हाउडी मौडी कर रहा था वो टेक्सास में, तो उस वक्त आप एक पांव पे खड़े होकर नाच रहे थे, घुंघरू तोड़ रहा था पूरा हिंदुस्तान उस वक्त। मैं कह रहा हूँ वो घुंघरू जिसकी